हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत है JPIT नालंदा का यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम लोग नेटवर्क थ्योरी फोर्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक है लेप्लस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये जनरली लेप्लस ट्रांसफॉर्म है, एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेट करता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे लेप्लस ट्रांसफॉर्म। आज उसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेप्लस ट्रांसफॉर्म क्या है? जैसा कि हम आप लोग को बताए थे, पहले क्या हुआ था कि आप लोग को देखते होंगे कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई हो रहा था तो जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब था तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था डायरेक्टली मेथड से सॉल्व करने में। लेकिन अब जो लेप्लस ट्रांसफॉर्म मेथड से सॉल्व करेंगे तो एकदम बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेप्लस ट्रांसफॉर्म क्या है? ये पावरफुल मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो लिख सकते हैं लेप्लस ट्रांसफॉर्म इज ए पावरफुल मेथड Laplace transform is a powerful method, is a very powerful method to solve the linear differential equation। किसको बोले? लीनियर। लीनियर आप लोग को पता भी है, it is also powerful technique to solve the network analysis। तो हम लोग लिख सकते हैं ये नेटवर्क एनालिसिस में भी बहुत उपयोगी है उसको सॉल्व करने में। तो लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल टूल फॉर नेटवर्क एनालिसिस। इट इज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल टूल फॉर नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, अब कोई भी लीनियर सर्किट रहेगा उसमें कोई लीनियर सर्किट एलिमेंट्स कैन बी सॉल्व बाय, तो अब कोई भी लीनियर सर्किट है उसको हम लोग बहुत अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ लेप्लस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग लेप्लस ट्रांसफॉर्म की मदद से हम लोग ट्रांजिट बिहेवियर को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो सॉल्व द ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इट्स ऑल्सो सॉल्व द ट्रांजिएंट बिहेवियर it also solve the transient behavior of the electric circuit। ठीक है, अब देखिए इतना लिखे तो आप बताइए, आप लोग हमको बहुत एडवांटेज है, मतलब लेप्लस ट्रांसफॉर्म मेथड का बहुत सारा एडवांटेज है जो आपको लिख सकते हैं। ये एक पहला बात तो ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपका देता है। कोई भी सर्किट में अगर आप लेप्लस ट्रांसफॉर्म यूज करके अगर सॉल्व करते हैं तो आप लोग एकदम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन पाएंगे। ठीक है, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन कहने का मतलब करंट और वोल्टेज का वैल्यू अगर टाइम वेरिएंट के टर्म में है तो आप एकदम उसका सॉल्यूशन एकदम कंप्लीट मिल जाएगा आपको। तो हम लोग लिख सकते हैं एडवांटेज ऑफ लेप्लस ट्रांसफॉर्म मेथड। क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं एडवांटेज ऑफ
एडवांटेज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है, इसका क्या क्या एडवांटेज है हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है, तो लिख सकते हैं हम लोग इट गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन, इट गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखिए इनिशियल जो कंडीशन होता है बाबू, इसमें आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या कंसिडर्ड कर लिया जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड कर लिया जाता है। तो इनिशियली कंडीशंस आर ऑटोमेटिकली considered considered in the transformed equations। जैसे कि बाबू अगर आपको मतलब कि कोई इसमें अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर निकालेंगे तो देखिए इसमें एक कंडीशन रहता है 0 to इन्फिनिटी ई टू दी एफ ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। तो इसमें जो इनिशियल कंडीशन है बाबू, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो माइनस, तो ये सब जब इसको लगाएंगे आप लोग, जब सॉल्व करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड हो जाएगा इनिशियल वैल्यू। समझ रहे हैं? इनिशियल वैल्यू कहने का मतलब क्या समझते हैं? देखिए करंट का वैल्यू स्विच ऑन करने के पहले कितना है, मतलब आई जीरो माइनस कहने का मतलब क्या, जब आप स्विच ऑन कर रहे हैं, ऑन करने के पहले इंडक्टर में कितना करंट स्टोर है या कितना एनर्जी स्टोर है, पहले से कितना करंट, तो ये सब आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि भी जीरो माइनस, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई कैपेसिटर है तो स्विच ऑन करने के पहले उसमें कितना पहले से ही पोटेंशियल स्टोर है, ये लिखा जाता है, ऑलवेज कंसिडर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, जब आप लोग का क्या लगाएंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, तो ठीक है, ये चीज़ हम लिखाना चाहते थे। अब देखिए थर्ड नंबर बोलते हैं मच लेस टाइम इज इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप सॉल्व करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म के मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मच लेस टाइम इज इन्वॉल्व्ड in solving the differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए, वैसा इक्वेशन जो डिफरेंशिएशन से मिलकर के बना हो। ठीक है, अब चौथा नंबर, इट गिव्स systematic and routine solution of differential equation। systematic and routine solution of differential equation। और आप लोग देखिएगा, पहले तो हम लोग सिंपल लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, तब देखिएगा हम लोग कैसे इसके एप्लीकेशन के मदद से बड़ा सर्किट हम लोग कैसे, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम लोग कैसे इसकी मदद से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। हाँ, अब समझिए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो एक नया पेज ले लेते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म बाबू एक्चुअली ये होता है कि ये टाइम डोमेन को, जो टाइम डोमेन होता है, मतलब कोई भी टाइम के फंक्शन में दिया हुआ रहेगा,
उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर देते हैं। क्या चीज करता है? टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर देता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन कहने का मतलब अब फ्रीक्वेंसी जो डोमेन आएगा वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहेगा, मतलब उसका कुछ रियल वैल्यू रहेगा और कुछ इमेजिनरी वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, वो समझ गए। लेप्लेस ट्रांसफॉर्म करता क्या है, ये टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है। ठीक है, तो डिफिनीशन हम लोग इसको पढ़ते हैं, हम लोग इसका डिफिनीशन देख रहे हैं अभी। किसका डिफिनीशन? तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का डिफिनीशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, डिफिनीशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो इसका डिफिनीशन हम लोग देखना चाहते हैं। तो इसका डिफिनीशन एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन टाइम डोमेन में है तो लिखते हैं हम लोग लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई एफ ऑफ टी क्या है? एक फंक्शन है विच इज जीरो, जो कि जीरो होता है कब? विच इज जीरो फॉर टी लेस देन जीरो, मतलब कि जीरो से कम में क्या होता है? एफ ऑफ टी क्या है? जीरो है। एंड विच इज आर्बिट्रेरी डिफाइंड, या विच इज आर्बिट्रेरी मतलब जैसे भी डिफाइन हो रहा है, आर्बिट्रेरी डिफाइंड फॉर t greater than 0, then the Laplace transform of the function f of t is then the Laplace transform of a function f of t is denoted by capital F of s, is denoted by f of s and defined as किस प्रकार से डिफाइंड होता है? डिफाइंड एज लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। यहाँ पे ध्यान देना बाबू, अगर जिसको लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है तो टाइम डोमेन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे जो टाइम के फंक्शन में रहेगा। तो हम लोग जो फंक्शन ऑफ टी लिखेंगे वो स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। देखो ये स्मॉल एफ से डिनोट किए हुए हैं। इज इक्वल टू, अगर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएगा तो उसको कैपिटल एफ ऑफ एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये देखिए कैपिटल एफ ऑफ एस है और ये देखिए स्मॉल एफ ऑफ टी है। ठीक है, तो अगर कैपिटल एफ लिखे हैं तो समझिए क्या ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है और ये लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टाइम, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी है, तो ये कैपिटल एफ ऑफ एस हो गया। अब ये डिफाइन क्या होता है? तो डिफाइन होता है 0 - 2 टी एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर -s t इंटू डी टी। अब देखिए 0 माइनस क्यों लिखे हैं? अब बताइए कोई कंटिन्यूस फंक्शन है तब तो 0 माइनस लिखे या 0 लिखे वो चल जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन में 0 एफ ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन ना होकर के है तो इसलिए हम कुछ इसका कंडीशन होगा, तो इसीलिए पहले हम लोग लिख दिए हैं इनिशियल कंडीशन 0 माइनस टू टी एफ ऑफ टी इजकल टू एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ठीक है, ये आपको लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का मेन डिफिनीशन यही है। ठीक है, मेन डिफिनीशन आपको लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का यही है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा।
ऑपरेटर, मतलब कि ये जो ऑपरेटर है ये क्या डिनोट कर रहा है बाबू, ये जो ऑपरेटर है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये जो ये ऑपरेटर है ब्रैकेट वाला, ये ऑपरेटर किसका डिनोट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म का। कौन सा ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एल ऑपरेटर ट्रांसफॉर्म्स एफ ऑफ टी, ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी विच इज टाइम डोमेन। ये किस में है, टाइम डोमेन में है, विच इज टाइम डोमेन। मतलब क्या रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। पढ़ने का तरीका बोलिए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। अगर ट्रांसफॉर्म हो गया तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एस। क्या आ जाता है, कैपिटल एफ ऑफ एस। और कैपिटल एफ ऑफ एस को क्या बोलते हैं, विच इज टाइम डोमेन। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है बाबू, हाँ इसका मतलब ऐसे समझ लो, ये जो ऑपरेटर है एल और ये जो बिग ब्रैकेट्स है ऐसे घेरे हैं, तो इसके अंदर जो भी रहेगा वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी। तो क्या बोलेंगे, एल ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी विच इज टाइम डोमेन इनटू, ये ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी हो जाता है टाइम डोमेन से किसमें, इनटू एफ ऑफ एस। किसमें, एफ ऑफ एस, मतलब कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में, विच इज कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये जो एफ ऑफ एस है ये क्या चीज़ है बाबू, इनटू एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस क्या है, तो हम लिखना चाहेंगे तो आपको लिख देते हैं यहाँ पे, इनटू एफ ऑफ एस विच इज इन द complex frequency domain, complex frequency domain, complex frequency domain, और simplify the S domain, और सिंपली बोल सकते हैं इन S डोमेन। ठीक है, ये S है तो S डोमेन, T है तो टाइम डोमेन। तो फिर ओवरऑल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किया T डोमेन से S डोमेन में चेंज किया, मतलब कि टाइम डोमेन से कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज किया। तो अब जो एस लिखे हैं बाबू, एस को हम लोग बोल सकते हैं, एस को हम लोग लिखते हैं, एस क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट होगा और कोई रियल पार्ट होगा। ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसका यूनिट भी क्या रहेगा, यूनिट इसका भी रहेगा हर्ट्ज में। किस में रहेगा, हर्ट्ज में। इसका यूनिट भी रहेगा हर्ट्ज में। देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमेशा हर्ट्ज में होना चाहिए। तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो देखिए जो सिग्मा हुआ रियल पार्ट हो गया और ओमेगा जो हुआ ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो जो सिग्मा होता है, जो सिग्मा इसको बोलते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं इसको, सिग्मा पढ़ते हैं। ठीक है, और ये हुआ क्या, सिग्मा को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ एस, रियल पार्ट ऑफ एस। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग पढ़े होंगे। और रियल पार्ट ऑफ एस, इसको नेपर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपर फ्रीक्वेंसी, नेपर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ एस इक्वल टू नेपर फ्रीक्वेंसी। और ये ओमेगा, ओमेगा को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस, इसको बोलते हैं रेडियन फ्रीक्वेंसी। आप लोग जानते होंगे ओमेगा क्या होता है, रेडियन फ्रीक्वेंसी। इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस इक्वल टू क्या हो गया, रेडियन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए ये जो लोअर लिमिट है इसको 0 माइनस भी लिख सकते हैं, 0 प्लस भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं होगा कब, अगर एफ ऑफ टी कंटिन्यूअस फंक्शन है तब प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यही अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा
तो डिफाइन होने में दिक्कत है, इसीलिए हम लोग जो टी अगर जो इनिशियल कंडीशन रहता है उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके ही चलते हैं, ठीक है। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो 0 माइनस लिखें या तो 0 प्लस लिखें या केवल 0 लिखें, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या बोले ये तो आप लोग डिफाइन कर लिए होंगे। ये क्या क्या बोले, यहाँ पे देखिए एस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ फेस, नेपर फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर ओमेगा को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फेस, इसको बोलते हैं रेडियन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रेडियन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसका कुछ थ्योरम है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इसका थ्योरम है, नहीं तो पहले कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। तो मान लिया जाए हम आपको बोलें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछ दिया टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको f ऑफ t इजिकल टू कितना दिया हुआ है, e टू द पावर at। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा क्या जानते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t क्या जानते हैं। तो आप लोग अभी आप लोग बताए थे बाय डिफिनीशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बोले थे, 0 माइनस टू टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ पे देखिए स्मॉल एफ ऑफ टी है और इंटू डी टी नहीं, ये क्या होगा, एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी बोले होंगे, है ना, यही बोले हैं ना, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी लिखवाए होंगे। देखिए देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा है, एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ टी बराबर कितना लिखा हुआ है, ई टू द पावर एट। तो जो एफ ऑफ एस है मतलब कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा, 0 टू टी। अब देखिए ये एक लीनियर ये एक क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए 0। अब कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे चेक करने आता है आप लोग को, कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करने आता होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाता है और एफ ऑफ टी के बराबर हो जाएगा। कोई अगर पॉइंट बोलेगा जिसे 0 पे बोल रहा है, तो अगर एफ ऑफ 0 के बराबर हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, 0 पे। अगर एफ ऑफ 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 पे, तो समझिए कि t टेंस टू 0 माइनस, अगर LHN निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ टी। आप लोग कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़े होंगे, लिमिट डिफ्रेंसिएशन पढ़े होंगे, तो उससे पता होगा लिमिट t टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ टी का वैल्यू कितना, ई टू द पावर 80 है, ई टू द पावर 80। तो अब देखिए लिमिट t टेंस टू 0 माइनस ई टू द पावर 80, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दीजिए। जब लिमिटिंग वैल्यू पुट करिएगा तो ई टू द पावर a इंटू 0, ये t टेंस टू 0 माइनस करने का मतलब क्या हुआ कि टाइम का वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं, ये t का वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं 0 को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 0 को, लेफ्ट साइड मतलब बाएं तरफ से, और एग्जैक्ट इक्वल टू 0 अप्रोच नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट इक्वल टू 0 अप्रोच नहीं कर रहे हैं, 0 से थोड़ा कम लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ई टू द पावर a इंटू 0 मीन्स 1, मीन्स ई टू द पावर 0 बराबर 1 हो गया। समझ रहे हैं, ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हो गया, राइट हैंड लिमिट t टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ टी का वैल्यू कितना हो गया, लिमिट t टेंस टू 0 प्लस ई टू द पावर 80। यहाँ पे t का वैल्यू पुट करिए तो ई टू द पावर 0 बराबर 1, ठीक है।
तो यहाँ पे एक चीज़ और भी निकालना है, एफ ऑफ जीरो भी निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ टी बराबर कितना, ई टू द पावर ए टी है, तो एफ ऑफ जीरो कितना के बराबर हो गया, ई टू द पावर जीरो इंटू टी मीन्स ई टू द पावर जीरो बराबर 1। तो देखिए ये तीनों आर एच एल एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ जीरो बराबर हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, जीरो पे कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो माइनस भी लिख सकते हैं, जीरो प्लस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों में क्या है, वैल्यू सेम ही आया है। समझ रहे हैं ना, इसीलिए हम जीरो ही लिख देते हैं। जीरो टू टी एफ ऑफ टी का वैल्यू बोलिए ई टू द पावर ए टी। सब में इतना डिफाइन नहीं करेंगे, वो देखने से ही लग जाता है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ई टू द पावर ए टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। अब बोलिए यहाँ पे जीरो टू टी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए टी माइनस एस टी इंटू डी टी, क्योंकि पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ए टी है, इधर माइनस एस टी है, तो क्या हो गया, यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे, अगर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो टू टी ई टू द पावर टी ए माइनस ऑफ एस इंटू डी टी। इसका मतलब क्या हो गया, ई टू द पावर ए टी, इसका मतलब इंटीग्रेशन कितना जानते हैं, ई टू द पावर टी का इंटू डी टी का आप लोग जानते होंगे, ई टू द पावर टी। ई टू द पावर ए टी अगर रहेगा तो ई टू द पावर टी डिवाइडेड बाई ए, जो टी के कोएफिशिएंट में रहता है वो डिवाइड करते थे इंटीग्रेशन में, याद करिए। तो ई टू द पावर टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो ई टू द पावर टी ए माइनस एस होगा डिवाइडेड बाई 1 बाई ए माइनस ऑफ, अच्छा डिवाइडेड बाई ए माइनस ऑफ एस होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए लिमिटिंग वैल्यू जीरो टू टी, ये तो कांस्टेंट है, 1 बाई एस बाहर निकाल लीजिए, 1 बाई एस को बाहर निकालिए, बचा कितना, ई टू द पावर टी ए माइनस एस डिवाइडेड बाई माइनस ई टू द पावर जीरो, इतना ही बचेगा ना, ई टू द पावर जीरो बचेगा। तो अब बताइए आप लोग, हाँ स्टूडेंट्स देखिए एक चीज़ मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, जो ये जो डिफिनेशन में हम लिखे हैं, हाँ देखिए ये जो डिफिनेशन में लिखे हैं जीरो टू टी नहीं होता है, जीरो टू इन्फिनिटिव होता है। यहाँ क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, आप लोग सुधार लीजिए अपने अपने नोट्स में जो नोट डाउन किए हैं वहाँ, क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटिव, लिमिटिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटिव, जीरो टू इन्फिनिटिव, ये क्या हो गया, जीरो टू इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे देखिए ये जीरो टू इन्फिनिटिव तो था, पुट कर दिए, तो यहाँ पे देखो बाबू इन्फिनिटिव है, क्या है, इन्फिनिटिव है। तो एक चीज़ यहाँ से आप लोग ध्यान रखें, आप लोग यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पे क्या है, रुक जाइए एक चीज़ और मिटा देते हैं, उसके बाद सही हो जाएगा। हाँ, ये जो बाबू लिमिटिंग वैल्यू है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ई टू द पावर ए माइनस एस से माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस टी एस माइनस ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए माइनस ऑफ एस, ए माइनस ऑफ एस। ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटिव, कितना हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटिव। तो अब देखो एक चीज़, ई टू द पावर क्या हो जाएगा, अगर अपर लिमिट पुट करिए तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है, माइनस ई टू द पावर जीरो डिवाइडेड बाई ए माइनस ऑफ एस। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव कितना होता है, किसी भी पावर पे का माइनस इन्फिनिटिव कितना होगा, तो जीरो। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव कितना होगा, जीरो। किसी भी संख्या का पावर माइनस इन्फिनिटिव क्या हो जाता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो माइनस ई टू द पावर जीरो 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस एस। तो
तो यहाँ देखिए -1 है, तो यहाँ से -1 डिवाइडेड बाई ए माइनस एस, इसको अगर ये वाला माइनस इधर नीचे लगा देंगे या तो नीचे से कॉमन ले लेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। इसका मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। तो क्या समझे, अगर रिजल्ट लिखना चाहें तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी कितना होता है, ये होता है 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ऑफ ए। कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ऑफ ए। ठीक है, और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।